नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है और 10 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। किसानों पर आपको बता दें कि बीच का रास्ता निकालने के लिए किसानों और सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की बैठक जारी है। और आपको ये भी बता दें कि किसानों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। आपको ये बता दें कि किसान नेताओं और सरकार के बीच गुरुवार को हुई बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका था। तो वहीं किसान नेताओं ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी नए कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है और किसानों ने सरकार से जल्द ही उनकी मांगें मानने की अपील की है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने इस दिन टोल प्लाजाओं पर कब्जे को भी चेतावनी दी है। तो आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 10वां दिन। 10 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। कानूनों पर बीच का रास्ता निकालने के लिए किसानों और सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की बैठक जारी है। किसानों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई थी और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही पीयूष गोयल भी मौजूद थे। किसान नेताओं और सरकार के बीच गुरुवार को ये बातचीत जो हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका था, बेनतीजा रही थी वो बैठक। वहीं किसान नेताओं ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा है कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए। सीधा लिए चलेंगे दिल्ली। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, 5वें दौर की वार्ता जारी है, कितनी लंबी और ये बैठक चलने की उम्मीद, और क्या इस बार कुछ इस बैठक में जो मंथन हो रहा है उससे कुछ अमृत निकलने की संभावना? तरीके से अभी बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है जी कि बैठक जो हो सकती है वो सफल हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि बैठक, आज की जो बैठक है वो विफल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अंदर सरकार बिलों को क्या सकते हैं जो संशोधन नहीं कर रही है, ना ही वापस बिल दे रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। एक चीज स्पष्ट है, किसान अगर जब तक नहीं मानेंगे, जब तक बिल वापस नहीं होगा या फिर उसमें संशोधन नहीं होगा, किसानों ने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया, अगर सरकार नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं 8 दिसंबर यानी कि जो भारत बंद का जो ऐलान किया गया है वो बड़ी तादाद में किया जा सकता है। और अभी भी बैठक चल रही है। बैठक के अंदर जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से वो यही मिल पाई है कि अंदर बैठक अभी सफल नहीं हो पाई है। जी राजीव, इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी एक बैठक बुलाई थी जिसमें रक्षा मंत्री के साथ ही गृह मंत्री और जो कृषि मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल रहे थे, रेल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। क्या ये माना जाए कि ये जो बैठक किसानों की बैठक से पहले जो प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, कुल मिलाकर इस बैठक में तो कुछ न कुछ उम्मीदें हैं लोगों को कि कुछ मंथन करके अमृत निकालने की कोशिश होगी? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कि जो सुबह बैठक जो हुई थी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की और राजनाथ सिंह की, वो कहीं ना कहीं इसीलिए थी कि किसानों को किसी भी तरीके से समझाया जा सके और प्रदर्शन जो उनका बंद करवाया जा सके और कहीं ना कहीं जो कृषि कानून है उसके खिलाफ किसानों को हटाया जा सके। मगर अभी बात करें जिस तरीके से बैठक में वैसे प्रधानमंत्री की सुबह हुई थी, मगर अब जब किसानों के साथ भी कह सकते हैं कि संगठनों के साथ जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक चल रही है वो बैठक भी किसी न किसी नतीजे पर जा सकती है। मगर अभी भी आशंका यही जताई जा रही है कि बैठक के अंदर यानी कि विज्ञान भवन के अंदर जो बैठक है वो कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं आ रही है। शायद किसानों की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर बैठक सफल नहीं होती है या फिर सरकार उनको और बातचीत के लिए बुलाती है तो वो भी करने के लिए तैयार है, मगर किसी न किसी तरीके से इस कानून को रद्द किया जा सकता है। जी राजीव, 5वें दौर की बैठक जारी है विज्ञान भवन में। हालांकि इस बैठक का क्या फलसफा निकलेगा ये तो बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली की तस्वीर किस तरह की है? क्या किसानों का जो आना है बाकी राज्यों से वो लगातार जारी है, या फिर किसानों को उम्मीद है जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान के, आज शायद कुछ फल निकल जाए? देखिए, बिल्कुल किसान आज भी डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरी देश के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं, मगर दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि बॉर्डर को तमाम रास्तों को सील किया जा सके। मगर केंद्र सरकार को घेरना है, ना कि दिल्ली सरकार को। केंद्र सरकार
बड़ी तादाद के अंदर कोशिश कर रही है कि जो किसान है वो ही जीत ना हो सके, मगर कहीं न कहीं अभी भी किसानों की तरफ से कोशिश जारी है। और किसानों ने ये स्पष्ट जरूर कर दिया, अगर सरकार जब तक नहीं मानेगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और प्रदर्शन चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितने भी दिनों के लिए हो, इसीलिए वो राशन अपना राशन तक लेके आए हैं। और रात में भी किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वो सारे मिलकर एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, न कि सरकार से किसी तरीके की गुहार लगाते। मगर बात करें जिस तरीके सरकार की, सरकार कोविड के चलते कहीं न कहीं किसानों को भी समझाने की कोशिश करी कि ये ना हो, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ना आए और कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। मगर अभी भी किसानों की तरफ से हर तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई जा रही है। जी, सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए राजीव, तो वहाँ पर देखने को मिला है कि बड़े बड़े बोल्डर जो है रखे गए हैं सीमेंट के। रोड को, हाईवे को पूरी तरह से बॉर्डर पर जाम कर दिया गया है। किसानों को आगे न बढ़ें इसलिए कटीले तारों की फेंसिंग भी कर दी गई है। बाकी बॉर्डरों की भी यही स्थिति है। देखिए बिल्कुल भाई, बात करें सिंधु बॉर्डर की तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यानी कि पुलिस की तरफ से काफी बड़े इंतजाम किए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए ताकि किसान आगे ना आ सके और ना ही उसको उनके ऊपर बैठ ना सके। मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार अपनी जगह पे काम कर रही है, मगर सरकार अभी भी बिल वापस नहीं ले सकती है, क्योंकि ये चीज भी उन्होंने पहले स्पष्ट कर दी। क्योंकि जो वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात जो भाषण था उसके अंदर भी पहले स्पष्ट कर दिया कि बिल जरूर सरकार जनता के लिए आया है, किसानों के लिए आया है। बिल के अंदर अच्छी चीजें भी हैं, मगर किसानों को समझने में टाइम लगेगा। जब तक उसका बेनिफिट मिलेगा तब किसानों को समझ में आएगा कि ये कानून कितना बड़ा उनके लिए फायदेमंद है। मगर बात करें जिस तरीके से अभी भी जो बैठक चल रही है, बैठक के अंदर किसानों से जब किसान अंदर जा रहे थे तो हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करी थी, मगर ये कहा था कि उन्होंने कि अगर इसके अंदर कोई फायदा है तो उन्हें वो हमें बताते क्यों नहीं है, राइटिंग प्रूफ में क्यों नहीं देते कि आप राइटिंग प्रूफ में दे दें, ताकि जो अंदर कृषि कानून है वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से उनको फायदा होगा। मगर सर बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक तरफ जहां दिल्ली में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को कहीं न कहीं अब विपक्षी पार्टियां पर सीधे तौर पर समर्थन करने लगी हैं और दिल्ली में किसानों की भीड़ बढ़ाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों में सबसे आगे कांग्रेस चल रही है और पंजाब सरकार की ओर से किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के गिद्धवाहा में अगर बात की जाए तो यहाँ से विधायक अमरिंदर सिंह वडिंग सैकड़ों किसानों के काफिले के साथ देर रात फतेहाबाद से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। फतेहाबाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह की ओर से किसानों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इस दौरान आपको बता दें कि फतेहाबाद पहुंचे किसानों की ओर से कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी की गई। विधायक अमरिंदर वडिंग ने बताया कि कुछ किसान पहले दिल्ली से वापस अपने घर लौट आए थे। अब किसान जत्थेबंदियों की ओर से तय किया गया है कि एक बार फिर से दोबारा दिल्ली हम लोग कूच करने जा रहे हैं। आंदोलन जो चला हुआ है बहादुरगढ़ बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, वहां पर हम जा रहे हैं। गिगड़वा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चले थे और लास्ट हम बॉर्डर तक जाएंगे, जहां तक ट्रॉलियां जाएंगी हमारी वहां तक जाएंगे। और ये 200-250 के करीब किसान हैं जो 26 तारीख को हमारे लोग गए हुए थे, कुछ लोग वहां से वापस आ गए और ये दोबारा लोग जो रोटेशन बनाई हुई है किसान जत्थेबंदियों ने, उस रोटेशन के तहत हम जो दूसरे किसान है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, हम वहां पहुंच गए। दिल्ली में किसानों की ओर से कृषि सुधार कानून को समाप्त करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन का असर अब मथुरा में भी दिखने लगा है। नेशनल हाईवे 2 पर दिल्ली से किसानों के, आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन में भागीदारी करने के लिए सैकड़ों किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाकर यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद हाईवे पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें भी लगीं, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी और भारी जाम की स्थिति भी उधर बन गई। ट्रैफिक पुलिस को भी जाम खुलवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वह किसानों को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। इस बीच जाम की स्थिति होने से आम लोगों को भी और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो ऑफिस जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले हैं, अपने लोगों का कुछ इलाज कराने के लिए भी लोग जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जाम की स्थिति नेशनल हाईवे 2 पर देखने को मिली है। ये मथुरा की तस्वीरें हैं, जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में अब किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। तो कब से जाम में फंसे हुए हो? 3 घंटे करीब हो गए यहाँ जाम में फंसे।
किसानों ने आगे जाम लगा रखा है और सरकार को किसानों की बात सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए। आम जनता इससे बहुत परेशान है। 12-13 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है ये पूरा, और आगे भी खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको कितनी परेशानी हुई जाम में फंसे हुए? तो जाम में बहुत परेशानी हुई, जब से गाड़ी का डीजल फूक रहा है। आर्थिक रूप से परेशान है और समय से पहुंचना था हॉस्पिटल, वहाँ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिंकू, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर का जाम बताया जा रहा है नेशनल हाईवे 2 पर मथुरा में। जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा में किसान आंदोलनों को लेकर आगरा हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ था। बराड़ी से मथुरा तक लंबा जाम लगा था। जो जाम में करीब हजारों वाहन फंसे हुए हैं। कोई शादी के लिए जा रहा है, कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई ऑफिस के लोग जा रहे हैं। वो बहुत लंबा जाम लगा हुआ था और प्रशासन पूरी तरह से उस जाम को खुलवाने के लिए प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। और जी बिल्कुल, हाथ पैर फूले हुए हैं। अभी स्थिति फिलहाल क्या है? अभी भी जाम के जाम के झाम से जूझ रहे हैं लोग, या फिर कुछ हालात सामान्य हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, प्रशासन की ओर से जाम को खुलाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और एक एक करके गाड़ियों को वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि किसी को किसी दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल रिंकू, लेकिन जो तस्वीरें वो भेजी हैं वो सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिरकार इतना लंबा जाम लगा दिया गया है। आखिर मजबूरी क्या है प्रशासन की? क्यों आखिर किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? और इस जाम के हालात के लिए तो सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है। जी, मैं आपको बता दूं, ये जाम करीब रात 11 बजे से और करीब 2 बजे, आज के 2 बजे तक जाम लगा रहा। प्रशासन ने पूरी तरह से जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश की, मगर किसान, जितने भी किसान को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर किसान वहां दिल्ली जाने के लिए जिद पड़े हुए थे। इसलिए सभी प्रशासन के द्वारा सभी बॉर्डरों को वहां पर सील किया गया है। जी ये कहाँ की स्थिति है? कहाँ पर ये जाम लगा हुआ है रिंकू, मथुरा में नेशनल हाईवे पर? जी, मैं आपको बताऊँ, ये मथुरा में नेशनल हाईवे कोटवन बॉर्डर के पास का ये जाम लगा हुआ है। जो मथुरा से बरारी के लिए चलते हैं, वहाँ से बहुत काफी लंबा जाम था। जी ये किसानों की अगर बात की जाए तो क्या ये मथुरा के किसान हैं या फिर मध्य प्रदेश से और राजस्थान से जो किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं रिंकू, उन किसानों का जत्था है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो किसान हैं, जो कोसी बॉर्डर के लगे हुए गांव के लोग हैं, वो किसान हैं। वो किसान भी अब दिल्ली आंदोलन में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे वो यमुना 120 का किसानों का जमगढ़ हो या चाहे वो नेशनल हाईवे पे हो, किसान पूरी तरह से इकट्ठे हो गए और प्रशासन के खिलाफ पूरा मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अभी भी किसान डटे हुए हैं क्या मोर्चे पर रिंकू? जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो दिल्ली में किसानों की ओर से कृषि सुधार कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन का असर मथुरा में भी दिखने लगा है। नेशनल हाईवे 2 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के आंदोलन में भागीदारी करने जा रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक दिया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ट्रैफिक पुलिस को भी जाम खुलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को मनाने में जुटे हुए हैं अधिकारी, लेकिन किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मौजूदा समय में पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानूनों को लेकर एकजुट हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो वहीं किसानों को एकजुटता को देखते हुए अब दक्षिणी हरियाणा की करीब 200 पंचायतों ने SYL के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार और पंजाब के किसानों को पत्र लिखकर SYL के मुद्दे पर भी बातचीत करने का आग्रह किया है। उनका कहना है क्योंकि अब पंजाब और हरियाणा के किसान इस समय एक साथ हैं और इस मुद्दे को भी आपसी भाईचारे से सुलझाया जा सकता है। तो वहीं इस आपको बता दें कि SYL के मुद्दे पर नागल चौधरी से बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव भी 200 पंचायतों के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि ये सुनहरा मौका है, राजनीति से ऊपर उठकर SYL का समाधान हो सकता है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और मेरे पास भी लगभग 200 के लगभग पंचायतों के सरपंचों के दस्तखत किया हुआ एक मेमोरेंडम मुझे भी मिला था और उन्होंने ये बात उठाई है कि भी जो किसान हित की जो व्यापक बातचीत हो रही है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में, तो इस मुद्दे पे भी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान पहली बार ये जो हमारा SYL का डिस्प्यूट और यहाँ से बुटाना का डिस्प्यूट है, इसके बाद में ये एक ऐसा मौका है जब पहली बार हरियाणा और पंजाब के किसान एक स्टेज पे एक साथ बैठे, एक मंच पे बैठे हैं। तो ये ठीक है कि किसानों के व्यापक हित में सारी बातें हो रही हैं और भारत सरकार बड़े सकारात्मक रूप से किसानों की बातें सुन रही है और इसका समाधान भी, जो वर्तमान जो किसानों की जो मांगे हैं, इनका समाधान भी सौहार्दपूर्ण भारत सरकार कुछ ना कुछ निकाल लेगी। लेकिन मेरा भी ये निवेदन है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जब हरियाणा पंजाब के किसान एक साथ बैठे हैं तो वो आपसी जो मुद्दे हैं, ये वास्तव में मूल रूप से तो किसानों के मुद्दे हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर किसान, दोनों स्टेट्स के किसान साथ बैठें और बैठ के आपस में बात करें तो किसी भी राजनीतिक समाधान से आसान समाधान। भालेंद्र यादव हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भालेंद्र, SYL का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। एक तरफ जहां किसानों का मसला नहीं सुलझ रहा, लेकिन अब इस मसले को सुलझाने के लिए भी आग्रह किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि SYL का मुद्दा था जिसपे पहले भी बीजेपी सरकार कोर्ट में चली गई थी। कांग्रेस सरकार के समय से ये मामला उलझा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट हरियाणा के किसानों को अपने हक का पानी देने की बात कही थी, लेकिन वो अभी तक बात सिरे नहीं चढ़ पाई थी। इसी दौरान खासतौर पर हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा जो क्षेत्र है, यहाँ खासतौर पर पानी की किल्लत मानी जाती है, वाटर क्राइसिस के लिए जाना जाता है। राजस्थान की सीमाओं से चारों ओर से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ के किसान पानी की मांग को लेकर के भाईचारे के माध्यम से, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं, ये 200 ग्राम पंचायतों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखा है और साथ ही साथ में इन्होंने बीजेपी के साथ में इन्होंने मांग की है किसानों से कि कहीं ना कहीं बैठ के भाईचारे के माध्यम से बात को सुलझाई जा सके, ताकि कहीं ना कहीं इनको दक्षिण हरियाणा का जो पानी है वो इनके हिस्से का मिला जा सके। जी, क्या है ये पूरा मसला भालेंद्र? SYL का मुद्दा क्या है और किस वजह से ये मुद्दा अटका हुआ है?
जी, निश्चित तौर पे पंजाब से जो हरियाणा के हिस्से का जो पानी मिलना था उसको लेकर के काफी लंबे समय से पंजाब की सरकार जो थी वो हरियाणा को पानी नहीं दे रही थी। उसका नतीजा ये रहा कि हरियाणा के अंदर हांसी बुटाना जो लिंक नहर है उससे सीधे तौर पर दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी मिलना था, लेकिन अभी तक वहां पानी की उपलब्धता नहीं हो पाई है। साथ ही साथ नहरें हैं जो जहां तक इरिगेशन के का जो साधन माना जाता था वो ना होकर के सिर्फ और सिर्फ यहाँ के किसान ट्यूबवेल पर आधारित रह गया, जो कि भूमिगत पानी था लगातार नीचे जा रहा है। और ये पूरा इलाका डेजर्ट के तौर पे केंद्र सरकार ने 2005 में यहाँ डेजर्ट घोषित कर दिया था, डार्क जोन घोषित कर दिया था। यहाँ पानी के पीने के पानी की बहुत भारी किल्लत है। अब किसान इसको लेकर के यहाँ की मौजूदा सरकार भी पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गए, वहां से हरियाणा के किसान जीता कि उनको उनके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। उसके बाद में केंद्र सरकार के पास में इनको डाला सुप्रीम कोर्ट में मामला, और सुप्रीम कोर्ट में दक्षिण हरियाणा के खासतौर पे पानी जो मिलना था इनके हिस्से का पानी, उसको लेकर भी हरियाणा के किसान की विजय होती है। लेकिन अभी तक पंजाब। बहुत शुक्रिया भालेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। किसान आंदोलन के बाद किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी फसलें लावारिस हो गई हैं और कई किसानों की फसलें तैयार हो चुकी हैं, तो कई किसानों की फसलें खाद और पानी का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन इस बीच मानासा में आपको बता दें, दिल्ली धरने में शामिल हुए किसानों के खेतों की रखरखाव की जिम्मेदारी विभिन्न गाँव के क्लबों के नौजवानों ने संभाल ली है। ये नौजवान यहाँ खेतों से कपास की फसल की यहाँ पर छटियाँ काट रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी ओर से खेतों में गेहूं की बिजाई भी की जाएगी और इन नौजवानों का कहना है कि क्लब सदस्यों को किसान खेती के लिए भी किसी भी समय बुला सकते हैं। तो वहीं इन सब के अलावा जिन घरों में किसान दिल्ली गए हुए हैं, उन घरों की महिलाएं खेती में आकर पशु और बाकी अन्य रखरखाव और देखभाल में लगे हैं। भीषम गोयल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भीषम, ये किसानों की लावारिस फसल जो पककर तैयार थी, अब उसकी कटाई के लिए क्लबों ने आगे हाथ बढ़ाया है। जी, बताना चाहूंगा कि जो मानसा के जो क्लब हैं उनके नौजवान जो है सामने आए हैं और उनका कहना है कि दिल्ली धरने में गए हुए किसी भी किसान के परिवार को अगर उनकी जरूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए खेती से संबंधित, तो वो करने के लिए तैयार हैं। और जैसे आपने खबर में दिखाया है कि एक किसान जो दिल्ली गया हुआ था उसके परिवार की ओर से मांग की गई, तो किसान यूनियन ने इन क्लब सदस्यों को बुलाया और उन्होंने उनके खेत में काम किया और यही लोग अब उनके खेत में गेहूं की बिजाई भी करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा विषम अगर देखा जाए तो कितने ऐसे हैं क्लब के सदस्य मेंबर जो इन किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं? इन क्लब वालों का कहना है कि हम कुछ कई क्लब हैं जो मानसा जिले में हैं और सभी नौजवान जो उन क्लबों से संबंधित हैं वो किसी प्रकार के खेती से संबंधित या कोई और भी काम है जो किसान दिल्ली धरने में गए हुए हैं, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो हर वक्त तैयार है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक सौहार्द की तस्वीर भी भीषम देखने को मिलती है जब इस तरह से कोई आगे बढ़ता है और मदद करता है। ऐसे में बाकी अगर स्थिति की देखा जाए तो अभी फिलहाल जो फसलें पककर तैयार हैं उनकी कटाई के साथ ही गेहूं की बिजाई के लिए भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। भीषम जी बिल्कुल, ज्यादातर जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है। कुछ ही गाँव होंगे या कुछ ही क्षेत्र होगा जहाँ पे गेहूं की बिजाई अभी रहती होगी और खासकर जो कपास की फसल है उन खेतों में जो गेहूं की बिजाई जो अभी रहती है। तो इन नौजवानों का कहना है कि वो हर वक्त तैयार हैं और अगर कहीं भी उनको बुलाया जाता है तो वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भीषम आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਨੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ है, ये ਵੱਢਣ ਦਾ। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। हिमाचल के बागबानों ने भी अब किसान आंदोलनों का समर्थन किया है। आने वाले दिनों में दिल्ली कूच की बात कही गई है। आपको बता दें कि बागबानों ने मांग की है कि किसान बागबानों को राजनीतिक साजिश के तहत अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि हिमाचल के सेब बागवान भी आने वाले दिनों में कॉरपोरेट घरानों के पास गुलामी को मजबूर हो जाएंगे और एमएसपी मंडियों को बर्बाद कर बेलगाम कारोबारियों के हाथों में उन्हीं को शर्तों और उन्हीं के तय किए गए दामों पर सेब बेचने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उन्होंने हिमाचल में सेब फल के साथ ही सब्जी उत्पादकों के साथ ही एमएसपी के दायरे में लाकर बागवानों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग उठाई है। साथ ही कहा गया है कि हिमाचल के किसान बागवान भी मजबूती के साथ देश भर के अन्नदाता के साथ खड़े हों और जल्द ही आंदोलन में शरीक होने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश से सेब बागवान कंवर सिंह चौहान के नाम से हूँ और जो देश में ये कह रहा हूँ कृषि कानून बन रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि बागवानों के साथ ये किसानों के साथ कृषि इनके साथ सबके साथ ये धोखा है। और मेरा तो ख्याल है कि हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कोविड की वजह से हम इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे, दिल्ली में कूच कर पा रहे हैं। बाकी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर किसान नहीं है तो देश कहाँ से है? एक अन्नदाता है, किसान एक अन्नदाता है देश का,
बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं, उसमें लड़ रहे हैं, तो उनके लिए राशन पानी किसान ही पैदा करता है, ना कि कहीं से वो मशीनों द्वारा बनता है। तो इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप इसके बारे में सोचिए, ध्यान से सोचिए, और निहत्थे किसानों के ऊपर से सर्दी में आप बारिश की बौछारें मत कीजिए, जहाँ तक कि आपको उनके साथ कोई सहमति करनी चाहिए और उनको रोक रहे हैं आप। जब शांति प्रिय उससे किसान आंदोलन करें तो आप क्यों उनको वो कर रहे हैं? आपने इतनी पुलिस लाई, इतनी फोर्स लाई, उसका खर्चा भी तो हो रहा है। अगर आप उनको उसके बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से कृषि कानूनों का विरोध कर रही बुजुर्ग महिलाओं पर ट्विटर के माध्यम से टिप्पणी किए जाने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कंगना रनौत के इस ट्वीट के बाद जिला फतेहगढ़ साहिब के वकीलों में गुस्सा है और इसे लेकर फतेहगढ़ साहिब के अधिवक्ताओं की तरफ से एक मीटिंग अमरदीप सिंह धारणी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अमरदीप सिंह धारणी ने कंगना को कानूनी नोटिस भेजे जाने की बात कही और कहा है कि कंगना को उसके किए गए ट्वीट को लेकर 7 दिनों का लीगल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनकी ओर से बिना किए गए ट्वीट पर बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा गया है और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਮਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ हैं, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कई आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को देहरादून पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि मिशन 2022 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पर सीधे तौर पर जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे हैं। नड्डा ने शुक्रवार को हरिद्वार की शांति कुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा कर अपने 120 दिवसीय राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत की। राष्ट्रव्यापी दौरे का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है। नड्डा ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए 120 दिनों की अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं, जहां मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों की यात्रा करूंगा। मैंने इसे शांति कुंज से शुरुआत की है। आपको बता दें कि नड्डा ने अपनी यात्रा के दौरान हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गंगा आरती में भी हिस्सा लिया और इस दौरान नड्डा ने कहा कि साधु संतों के आशीर्वाद से आध्यात्मिक ताकत मिलेगी और देश को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों में इसके लिए देश के हर नुक्कड़ पर पार्टी मशीनरी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिनों के देशव्यापी दौरे पर हैं। प्रतीक पाठक हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रतीक, 2022 और 2024 की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा 2022 को लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसको लेकर कहीं ना कहीं अहम बातें सामने निकल के आ रही हैं। कल हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां हरिद्वार में साधु संतों के साथ उन्होंने बैठे उनसे बातचीत की, जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी उस वक्त। फिर उसके बाद हरिद्वार में उन्होंने गंगा पूजा की। साथ ही आज सुबह का जो उनका कार्यक्रम था वो 9 बजे उनको हरिद्वार से लौटना था देहरादून के लिए। काफी लंबी चौड़ी भीड़ भी देखी जा सकती है। कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा स्वागत करते देखे हैं। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए, आज कार्यक्रम सुबह से ही उनके लगातार कार्यक्रम लगे रहे। 11:30 बजे बीजापुर अतिथि गृह में मंडल के लोगों से बैठक करेंगे। साथ ही इसके बाद 3:45 पर फिर एक विधायकों और मंत्रियों के साथ भी लगातार बैठक है। इस तरीके की बैठक के कई सारे मायने सुनील निकाले जा सकते हैं। 2022 को लेकर किस तरीके की तैयारियां करनी है, क्योंकि दोहराने वाली बात अगर की जाए, 57 सीटें उत्तराखंड में मिली थी बीजेपी को। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंक कर अब इस बार भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक अपने आप को बनाना चाह रही है कि उत्तराखंड में फिर एक बार बीजेपी अपनी सरकार बनाए। जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार के लक्सर रोड पर ग्राम धनपुरा में नेशनल हाईवे की ओर से बनाए जा रहे नाले निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। नाले निर्माण में तय मानकों के अनुरूप आपको बता दें कि यहाँ सीधे तौर पर अनदेखी की जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अभी तक किसी भी प्रकार की शोध नहीं ली है। साथ ही नाले को अभी प्रयोग में भी नहीं लाया गया, बावजूद इसके पहले से ही इसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लगी हैं।
आपको बता दें कि एएनबी न्यूज़ लगातार घटिया सामग्री से हुए नाले के निर्माण की खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से इस पर पूरी तौर पर अनदेखी की जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सामग्री से नाले निर्माण में लाई गई दरारों की मरम्मत कर लीपापोती की जा रही है। ठेकेदार की ओर से नाले निर्माण में लगाई गई घटिया सामग्री पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ विभाग की ओर से भी कोई भी एक्शन नहीं लेने से साफ जाहिर होता है कि सरकार के पैसे को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उसकी बंदरबाट की जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। विकास हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं सीधा। विकास, क्या मजबूरी है आखिर कि लगातार इस मामले को उठाए जाने के बाद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें ये नेशनल हाईवे का काम लक्सर रोड ग्राम धनपुरा में पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से जो सरकारी मानक है, जिन मानकों के अनुरूप वहां पर कार्य होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी धरातल पर नहीं हो रहा है। क्योंकि बात किया तो जिस तरह से जो मेटल वहां पर लगना था उस तरह का मेटल नहीं लगा है। क्योंकि नाला जो फिलहाल वर्तमान में बन चुका है वो पूरी तरह से उसमें जो दरारें आने लगी है। और बात किया तो जब हमने प्रमुखता से एनबी की टीम वहां पर पहुंची थी, हमने खबर दिखाई थी अभी, तो वहां पर जो है इस खबर का संज्ञान लेकर जो आई है वो मौके पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से नाले में जो दरारें आ रखी है सुनील, उन पर सिर्फ उन्हें लीपापोती की गई है, उनकी मरम्मत वहां पर सीमेंट के द्वारा भरकर की गई। लेकिन और बात किया तो जो सरिया वहां पर जब हमने जो मौके पर पहुंचे तो हमने उनको अवगत करा था कि जो सरिया की क्वांटिटी उसमें 10 mm और 12 mm की लगनी है। लेकिन वहां पर ऐसा बिल्कुल भी सरिया इस तरह का नहीं लगा है। 7 और 6 के mm के बराबर का सरिया वहां पर लगा है। और बात किया तो सुनील, अब तक संबंधित विभाग के द्वारा वहां पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है और न ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई विभाग अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। सुनील, विकास कार्यों की पोल तो विकास खोलते नजर आ रहे हैं, लगातार दिख रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन इस मामले में संबंधित विभाग भी लापरवाही बरत रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी से इस मामले का संज्ञान लिया गया, उनसे बात हुई, क्या कुछ उन्होंने दलीलें दी हैं? बिल्कुल सुनील, अगर बात किया तो लगातार अधिकारियों को तक जरिए जो है अधिकारियों के पास तक एनबी की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन संबंधित अधिकारी पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में, और अभी तक भी किसी प्रकार का संज्ञान जहां पर मौके पर जो कार्य चल रहा है वो तक किसी भी अधिकारी का नहीं हुआ है। क्योंकि ठेकेदार के द्वारा वहां पर लीपापोती की जा रहा है, जेसीबी लगाकर वहां पर जो निर्माण उसको छुपाया जा रहा है। मिट्टी जो है नाले के अलावे वहां पर बराबर में लगा दी गई है ताकि दरारें ना दिखे। और बात की जाए तो लगातार जिस तरह से एनबी की टीम इस पर मुस्तैद वहां पर बनी हुई है, लेकिन अभी तक भी संबंधित जो अधिकारी है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है। तो बात किया तो बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ी मिली भगत यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। क्योंकि संबंधित अधिकारी बार बार खबर दिखाने के बावजूद प्रमुखता से खबर कई बार एनबी न्यूज की टीम वहां से उठा चुकी है, लेकिन अभी तक भी संबंधित अधिकारी जो जई है, जो एक्शन वहां पर मौके पर नहीं पहुंचे हैं। सुनील, डीएम क्या दलील दे रहे हैं विकास? बात की जाए तो डीएम साहब से हमारी इस पर बात हुई थी। डीएम साहब का साफ तौर पे यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं जो जिलाधिकारी सी रविशंकर की अभी निर्माण की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक तो ना तो निर्माण की जांच हुई और ना ही संबंधित जो अधिकारी है वहां पर पहुंचे, और किसी भी तरह की जो ठेकेदारी जिनके द्वारा घटिया सामग्री वहां पर लगा गई है सुनील, अब तक भी कुछ भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। सुनील, इलाके के लोगों का क्या कुछ कहना है विकास, क्योंकि इस्तेमाल में लाना है इस नाले को और पहले ही ये तो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार का खेल चरम पर है, शासन से जो पैसा आया है उसकी बंदरबांट हो रही है, घटिया किस्म का माल इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है। यही वजह है कि ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, उसके पहले ही दरारें आ गई और टूटता हुआ नजर आ रहा है ये नाला। बिल्कुल सुनील, साफ तौर पे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो नाला है पूरी तरह से उसमें दरारें अभी तक ही आने लगी है, क्योंकि नाला अभी शुरू भी नहीं हुआ है और पूरी तरह से उसमें जो है लीपापोती की जा रही है। जो संबंधित अधिकारी जो आई है वहां पर पहुंचे थे, उनके द्वारा भी जो इस बात को संज्ञान में रखा गया था ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन जो दरारें आ रही है उसको सीमेंट और रेत से जो है भर दी गई है ताकि जो संबंधित अधिकारी वहां पर मौके पर पूछे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से दिखाई ना देवे। तो पूरी तरह से जो मिट्टी वहां पर किनारे लगाकर नाले से उसको जो छुपा दिया गया है ताकि जो संबंधित विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे उनको बिल्कुल ना दिखे। तो ऐसे में बात किया तो विभाग के जो वाला अधिकारी है उनके द्वारा भी साफ तौर पे यह देखा जा सकता है कि विभाग के संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते तो इसमें एक बड़ी मिलीभगत जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया विकास, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद।
उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले छात्रवृत्ति घोटाले के खुलासे के लिए कोर्ट में पीएल लगाने वाले पंकज लांबा की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुमन नगर के वैद एनक्लेव में एक कार्यक्रम के दरमियान पंकज लांबा को लाइसेंसी पिस्टल से गले में गोली लगने से उनकी मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंकज को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटनाक्रम के वक्त वैद कॉलोनी में पंकज लांबा एक परिवार के साथ पार्टी कर रहे थे और 2 नाबालिग लड़कियां पार्टी में शामिल थीं। इस दौरान पंकज लांबा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल एक नाबालिग लड़की को दे दी और नाबालिग लड़की ने जब गोली चलाई तो गोली उनके सीधे गले में जा लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उधर पंकज के भाई ने इस घटनाक्रम में पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए घटना में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये सुबह लगभग 3 बजे सुमन नगर चौकी पर सूचना मिली कि पंकज लांबा नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली चलने की दुर्घटनावश। इस सूचना पर तुरंत जो है पंकज लांबा को जो सूचना देने वाले लाए थे अपने साथ गाड़ी में, उनको तुरंत जीडी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोली कैसे चली है, किन परिस्थितियों में चली है, इसकी अभी विवेचना चल रही है, जांच चल रही है। जो अभी तक हमें जानकारी। विकास हमारे सहयोगी फोनलाइन पर ज़्यादा अपडेट के साथ मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ है ये पूरा वाकया? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें जो पंकज लांबा है एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जो बात किया थे सामाजिक कार्यकर्ता ही थे और ये जो है देर रात्रि में पार्टी में शामिल हुए थे, जहाँ पर जो इनके लाइसेंस जो पिस्टल थी उनके द्वारा एक दो छोटी बच्ची थी नाबालिग उनको दी गई थी और उनके द्वारा जो इसमें गोली चलाई जाती है तो कई जो पंकज लांबा है उनके गले पर जाकर गोली लगती है, जहाँ पर पंकज को संदिग्ध परिस्थिति में जो है प्रशासन की टीम हॉस्पिटल लेकर पहुंचते, लेकिन डॉक्टर उनको जो है मृत घोषित कर जाते हैं। और बात क्या है पंकज लांबा की, इनके द्वारा जो बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला है वो उजागर किया गया था और इनके द्वारा ही जो है में पीएल दाखिल की गई थी। तब जाकर जो है कोर्ट के द्वारा एसआईटी टीम जो है गठित की गई थी और इनके द्वारा जो है जो घोटाले उजागर हुए थे छात्रवृत्ति के, कई ऐसे संबंधित जो अधिकारी समाज कला विभाग थे वो जेल में गए हैं और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं जो प्रिंसिपल हुए हैं वो भी जो है जेल में गए। तो कहीं ना कहीं जो इनके परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं हत्या की जो कयाते हैं वो परिजन लगा रहे हैं। परिजन का साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो पुलिस है इसमें जो है निष्पक्ष जांच करे। विकास, क्या माना जाए इस पूरे घटनाक्रम में साजिश की बू आ रही है? क्या कुछ कहना है परिवारीजनों का? बिल्कुल बात किया तो सुनील, परिवार वालों का ये कहना है कि जिस समय पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी तो उनका परिजनों का साफ तौर पर यह आरोप है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है, लेकिन परिजन लगातार जो है हत्या की कयास लगा रहे हैं। और बात किया तो लगातार परिजन ये कह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। हालांकि प्रशासन के द्वारा वहां पर देहरादून से जो फोरेंसिक टीम भी बुला गई थी और फोरेंसिक टीम भी मौके पर जाकर जांच में छूट गई है। जो भी जांच तथ्य सामने आ गए वो भी जो है परिवार और प्रशासन इसको सामने रखेगा। जी बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।